चलिए देखिए सब लोग, चैप्टर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यूसीएम की बात करें, वैसे थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा इसके बारे में, फोर्स के अंदर ही, न्यूटन लॉस के अंदर ही टॉपिक आ जाएगा ये वाला। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो भी ऐसा, तो एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर अगर कवर कर रहा है, इस पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड क्या है, v। इस पॉइंट पे भी स्पीड क्या है, v। इस पॉइंट पे भी स्पीड है v, और यहाँ पे भी स्पीड क्या है। तो अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से किसी फिक्स्ड चीज के चारों ओर अगर चक्कर लगाता है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी से जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो वो यूसीएम कहलाता है। इतना तो आपने 10th में था ही सिलेबस में, कट गया था, कट गया। ठीक है, देखिए डेफिनेशन लिख लो पहले इसकी क्या है। When a particle moves on a circular path, when a particle moves on a circular path, with uniform speed, but variable velocity. With uniform speed but variable velocity. समझ गए? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी वेरिएबल है ना, और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है ना, वेरिएबल वेलोसिटी तो एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है। ठीक है, आगे समझ में? डायग्राम बना लो। अच्छा, एग्जांपल्स तो पता ही होंगे सर्कुलर मोशन के। सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो अगर कोई चीज किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रही तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। समझ लो भैया? तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर समझ में आ गया, तो नॉन यूनिफॉर्म भी समझ आ गया होगा कि स्पीड लगातार क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग रहेगी। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन पता करना हो, चाहे इस पॉइंट पे पता करना हो, तो यहाँ पे क्या मार दीजिए, टेंजेंट मार दीजिए, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन आ जाए। ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ, the tangent drawn at any point on the circular path, the tangent drawn at any point on the circular path gives the direction of velocity, gives the direction of velocity. समझ गए? सिंपल है, डायग्राम बना लिया ना। फिर लिखो, बोले टॉपिक डालो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए सर्कुलर मोशन करते समय पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट पे यहां पे है, P1 पोजीशन पे है, सही है। यहाँ विद एक्स एक्सिस के हिसाब से, ठीक है। और कुछ टाइम पे जो पार्टिकल है वो यहां से यहां पहुंच जाता है, P1 से कहां आ जाता है, P2 पॉइंट पे आ जाता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने कवर की है ये क्या कहलाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तो आर्क हो गई, ये रेडियस हो गया, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है। इसको फील करने के आप ऐसा समझो कि अगर सर्कुलर पाथ बड़ा होता तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ जाता है ना, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहता, सेम टू सेम रहता, और रेडियस भी बढ़ जाता, ठीक है। अगर रेडियस और बड़ा कर दोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और बढ़, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट और बढ़ जाएगा, आर्क और बड़ी हो जाएगी, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम। अब इसको फील करने के लिए आप ऐसा समझ, फॉर्मूला तो समझ गए, ये तो मैथ्स में पढ़ा है ना सबने, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दो, थीटा दे, सही है। अच्छा, चाहे S1 को R1 से डिवाइड कराओ तो भी डेल थीटा आएगा, S2 को R2 से डिवाइड कराओगे तो भी डेल थीटा आएगा, और S3 को, मतलब ऐसे ही करते करते ये सब क्या आएगा, बराबर ही आएगा, ठीक है। तो आर्क कितना कवर करता है पार्टिकल, वो रेडियस पे डिपेंड करता है। अब इसको फील करने के लिए आप ऐसा सोचो कि ट्रेन में आप बैठे हो खिड़की पे, ट्रेन की खिड़की पे बैठे हो, और ट्रेन की खिड़की पे बैठते हो तो बगल में देखते होगे कि वो जो नीचे वो जो क्या लगे होते हैं यार, ऐसे ऐसे पत्थर लगे होते हैं जिसके ऊपर रेल लगी होती है ना, तो जब देखते होगे तो यार पत्थर बहुत तेजी से आगे चला जाता होगा, अरे खाली बैठा आदमी क्या करेगी, तो करेगा, तो उस आंखों से उसको पकड़ने की कोशिश की, उसकी रफ्तार को जनरली सभी करते हैं, मतलब बच्चे होते हैं तो यही सब करते ही। अच्छा, पत्थर से थोड़ा दूर जाओगे अगर, तो जैसे पत्थर से थोड़ा दूर जाओगे तो एक खंबा दिखेगा, खंबा बार बार पास हो रहा है, तो खंबा पास हो रहा है, पत्थर कैसे पास हुआ, खंबा कैसे पास हुआ, नहीं थोड़ा तेज, खंबे के पीछे एक गांव होगा, तो गांव कैसे पास होगा, ऐसे ऐसे तो पास होगा, है ना। अब आप ऐसा समझो कि भैया हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आपने अपनी मुंडी को इतना घुमाया, है ना, हम अपनी मुंडी को अगर इतना घुमा दें तो हम इस कमरे की 2 दीवारों को कवर कर पाएंगे, लेकिन अगर टेक्निकली सोचो तो दीवार हटा दो। अब अगर हम पीछे की तरफ देखें, मान लो हम देख सकते हैं, ठीक है, तो हम इतनी मुंडी घुमाने पे पूरा इंदिरा नगर देख लेते, नहीं समझ पाए, तो उतने ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, कौन भैया, उतनी ही मुंडी घुमाने पे, समझ गए, ठीक है, बना। अच्छा, डेफिनेशन लिख दो कि पहले बनाओगे, चलो ये सब ब्लर बन गया है? बना लिया, लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, द एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर, द एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर, the angle swept out by the radius vector in a given time duration. The angle swept out by the radius vector in a given time duration is angular displacement. Is angular displacement.
ठीक है, समझ गए? इसकी यूनिट है रेडियन, सबको पता है ना, एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। बायो वाले बच्चे जो है उनको बताते हैं कि मान लीजिए कि 180 डिग्री लिखा हुआ है, तो 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई बाई 2 रेडियन। 45 डिग्री का मतलब क्या होगा? पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, तो ये बताओ हिमांग, ये कितना रेडियन हुआ? तुम ही पूछ रहे हिमांग, हिमांग बताओ ये कितना रेडियन हुआ? 180 हुआ। 360 डिग्री मतलब 2 पाई। अरे हिमांग, अरे इसका मतलब 360 हुआ, इसका मतलब 180 है। सोच के बोलो, 360 डिग्री कैमरा नहीं देखे हो हैं? चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिएगा कि भैया अगर इस तरफ पार्टिकल जा रहा है तो आप लोग कन्वेंशनली थीटा पॉजिटिव ले सकते हो, और अगर इस तरफ आ रहा है तो कन्वेंशनली आप थीटा क्या ले सकते हो? नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। समझ गए सब लोग? यूनिट क्या होगी? रेडियन, लिख लिया? चलो इसी के बाद टॉपिक डालो आप लोग, देखो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी क्या है भैया? जैसे बहुत सिंपल सा तरीका है कि सुमित भैया जो है वही ट्रेन पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो सुमित ट्रेन में बैठे हुए उसी, बहुत सिंपल चीज है, उसी वो पटरी को देख रहे हैं जो पटरी बहुत तेजी से जा रही है। तो सुमित जितनी तेजी से अपनी मुंडी घुमा रहे हैं, कितनी तेजी से अपनी मुंडी घुमा रहे हैं पारस? तुम क्या हंस रहे हो? मुंडी उनकी घूम रही। अब अगर देखो तो भैया सुमित जो है उसी पटरी को देखने के लिए इतनी तेजी से मुंडी घुमाती है, फिर सुमित उस गांव को देखने के लिए, तो किस केस में एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है? एंगुलर वेलोसिटी का मतलब उस, अरे सीधी भाषा में मुंडी घुमाने की वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। या हम कह लें कि हमारा ये हाथ है, इस हाथ को जो है ऐसे रोटेट कराने की वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी इन अ फिक्स्ड एक्सिस। बात समझ में आ रही है? तो इस डेल थीटा को कवर करने के लिए, इस डेल थीटा को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा? डेल थीटा बाई डेल टी को कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? देख लो डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है। The rate of change of angular displacement, the rate of change of angular displacement undergone by the particle, the rate of change of angular displacement undergone by the particle performing UCM, the rate of change of angular displacement undergone by the particle performing UCM, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये फॉर्मूला हो गया ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी, ठीक है। तो अगर डेल थीटा बाई डेल टी है तो ये कहलाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करें देखना, डेल थीटा बाई डेल टी पे लिमिट t टेंड्स टू 0 लगा दें, इसका क्या मतलब होता है?
t टेंड्स टू 0 डेल थीटा बाय डेल टी का क्या मतलब होता है सुमित? पारस, डेल थीटा बाय डेल टी फॉर टी टेंडिंग टू 0 का मतलब ये है, उस दिन तुम लोगों को नहीं बताया था क्या चीज? जब मैं बताया चलो, तो t टेंडिंग टू 0 का मतलब ये है, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है। t टेंडिंग टू 0 का मतलब कौन सा टाइम है? इंस्टेंटेनियस टाइम है। आप ऐसे समझो ना कि भाई जब एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल एस बाई डेल टी पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला डी एस बाई डी टी पढ़ा होगा, बराबर? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी? एक कार का स्पीडोमीटर, बाइक का स्पीडोमीटर क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। अब मान लीजिए कि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो, तो किसी टाइम पे अगर वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा बता रहा है तो वो गलत बता रहा है उस टाइम पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उस टाइम पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे के तुरंत बाद स्पीड कुछ और भी हो गई होगी। अगर नहीं भी चेंज हुई होगी तो टाइम तो चेंज हुआ होगा। मतलब अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बताई जा रही है तो वो किस टाइम पे थी? मान लो कि 10वें सेकंड पे 100 स्पीड थी, तो जब तक वो 10वां सेकंड काउंट होगा अगला सेकंड आ चुका, तो वो जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे है 10वें सेकंड में बताया जा रहा है वो टेक्निकली करेक्ट नहीं। आप सोचो ना कि जब उसकी स्पीड 100 पकड़ी होगी तब तक रफ्तार कुछ और हो गई होगी, ये टाइम कुछ और हो गया होगा। तो ये जो t टेंड्स टू 0 होता है ये क्या बताता है? ये बताता है कि 10वें सेकंड और 10वें 10 सेकंड्स और 10.00000001 सेकंड के बीच की स्पीड कितनी है? 100। नहीं समझ पाया इस बात क्या कहना चाह रहा हूं? 10वें सेकंड की स्पीड 100 नहीं होती है। 10 सेकंड से लेके उसके अगले टाइम जो कि बहुत ही छोटा टाइम होगा 10.000001, उस बीच स्पीड कितनी थी? क्या थी स्पीड? 100। अब वो जो टाइम डिफरेंस है 10वें सेकंड और 10.00000001 के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है? 0.00000001, और वो लगभग 0 के बराबर। तो ये जो t टेंडिंग टू 0 है ये लगभग क्या है? ये 0 नहीं है, ऑलमोस्ट 0 वैल्यू हो जाए, ठीक है? फील आया क्या कहना चाह रहे हैं? तो t टेंडिंग टू 0 पे डेल थीटा बाई डेल टी बन जाता है d थीटा बाई डी टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। आगे समझ में? यूनिट क्या होगी दोनों की? इसकी रेडियन, इसकी सेकंड। यूनिट क्या हो गई? रेडियन पर सेकंड। अब देखो ओमेगा को जो है हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गेट आ रहा है? देखो बेटा, ओमेगा का एक फॉर्मूला और हो सकता है सर्कुलर मोशन करते समय, 2 पाई n। n क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। समझ गए? यूनिट पर सेकंड में। ये सिर्फ और सिर्फ कब काम आएगा? कंप्लीट रोटेशन के लिए, है ना? चल टॉपिक क्या लो? रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी।
ओमेगा और v में क्या रिलेशन? सुन रहे हो? ओमेगा और v में क्या रिलेशन? लीनियर वेलोसिटी लीनियर मोशन के समय, एंगुलर वेलोसिटी रोटेशनल मोशन के समय, सर्कुलर मोशन के समय। ठीक है, आओ सबसे पहले तो अभी बताया था ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? आर्क अपॉन रेडियस, एस बाई आर या डेल एस बाई आर। ठीक है, अब दोनों तरफ डेल टी से डिवाइड कर दो, तो डेल थीटा बाई डेल टी, 1 बाई आर डेल एस बाई डेल टी। ठीक है, अब for an instant of time, del theta by del t for t tending to 0 equal to 1 by r del s by del t for t tending to 0। इंस्टेंटेनियस के लिए t टेंडिंग टू 0 कर दिया, तो del थीटा बाई del t क्या बन गया? d थीटा बाई dt, और del s बाई del t क्या बन गया? ds बाई dt। d थीटा बाई dt क्या होता है? ओमेगा, और ds बाई dt क्या होता है? v। तो v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स r। आगे समझ में? ये लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। हटा दें, देखो सभी लोग v का फॉर्मूला क्या आ गया? ओमेगा r। अगर इसको आप लोग वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, r भी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r हो गया। अच्छा, इस फॉर्मूले से अब आप लोग सबके डायरेक्शन को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वेलोसिटी वेक्टर, वो इसके और इसके डायरेक्शन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। इसका जो भी डायरेक्शन, इसका जो भी डायरेक्शन, उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर किसका डायरेक्शन रहेगा? v का डायरेक्शन। और इनके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, चलो देखो, टॉपिक डालो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अब ये सब लोग देखो, देखें बहुत सिंपल सी चीज है कि एक पार्टिकल जो है अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन r रेडियस का, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी है v1। ठीक है, डायरेक्शन इधर की तरफ। किसी पॉइंट पे आके यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है? v2। ठीक है, स्पीड वही रहेगी, यूसीएम की बात करें, स्पीड वही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मतलब मोशन तो एक्सेलरेटेड ही है, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई अगर एक पार्टिकल पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की तरफ लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर मोशन करते समय। उसी प्रकार
जब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल ट्रेवल करता है और वेलोसिटी चेंज होती है, तो चेंज इन वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है वो कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आया? देखो, अच्छा, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा एक्सेलरेशन का? टुवर्ड्स द सेंटर। इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, देखो, when a particle performs UCM, when a particle performs UCM, its direction changes continuously. When a particle performs UCM, its direction changes continuously. ठीक है, though its speed remains same. Though its speed remains same. The velocity, stop के बाद, the velocity of particle changes continuously. The velocity of particle changes continuously. ठीक है, and there develops an acceleration, and there develops an acceleration in circular motion, and there develops an acceleration in circular motion which is directed towards the center of circular motion, which is directed towards the center of circular motion. आगे समझ में, इसी को क्या कहते हैं? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ये तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा वो जानने के लिए ध्यान दीजिएगा। किसी भी पॉइंट पे था पार्टिकल, यहाँ पे P1 पे वेलोसिटी V1, P2 पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई? V2 आफ्टर कवरिंग का डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा s, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डेल थीटा। ठीक है, अब आप लोग देखो, किसी भी समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी थी V1, और जब यहां पे पहुंचा तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? v2, और ये तब वेलोसिटी में चेंज आया जब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल थीटा। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट क्या होगा? ये डेल्टा v, ये रिजल्टेंट हो गया इनका। बात समझ में आ रही है? ये डायग्राम समझ में आ गया, यूसीएम का है। ये डायग्राम वेक्टर डायग्राम है इन दोनों वेलोसिटीज का, जो कि v1 और v2 है, और v1 v2 के बीच का एंगल इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। बात समझ में आ गई? इनका रिजल्टेंट क्या है? डेल्टा v। सबको क्लियर हो गया? तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग को इसी का डेरिवेशन कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है v² डिवाइडेड बाई r। अब यही v² बाई r हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, देखो, डेरिवेशन अगर आता है पेपर में तो थोड़ी बहुत कहानी जरूर लिख देना, मतलब डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा सा ये सब चीज लिख देना। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल, लिखवा देंगे, एक बार लिखवा दे, बाकी नहीं लिखवाएंगे, ये लिख लोगे खुद ही, तो सुन लो बस। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ऑफ रेडियस
r, ठीक है। Let P1 and P2 be the positions of particles at any instant where the velocities of particle is v1 and v2, ठीक है। The length of arc covered by the particle from P1 to P2 is delta s, where delta is the linear displacement और del theta is angular displacement, है ना। The above diagram is vector representation of velocity vectors v1 and v2 और इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, डेल्टा v। अब ये जो हमने बोला है इसको आप लोगों को इंग्लिश में कॉपी में लिखना होगा, स्कूल में लिखना, ठीक है ना, इतना तो समझ ही गए होगे। अब देखो बेटा इधर ध्यान देना है, इन ट्रायंगल OP1 P2 OP1 P2 एंड ट्रायंगल AB और ये क्या हो गया C, AB और C, सही है। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? अरे ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा ही अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें। मान के चलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो P1 P2 अपॉन BC इज इक्वल टू OP1 अपॉन AC। यह है समझ में, साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया। P1 से P2 कितना है, डेल्टा S, BC कितना है, डेल्टा V, और O से P1 R और AC कितना है, P1। आगे समझ में। V1 को हम लोग V लिख दें तो कोई दिक्कत है, V लिख दिया या V1 लिख दिया, जैसा आपका मन करे भाई, सेम ही रहेगा ना मैग्नीट्यूड। तो अब यहां से V इंटू डेल एस इक्वल टू R डेल V, ठीक है। दोनों तरफ जो है डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी, तो V डेल्टा S बाई डेल्टा टी इक्वल टू R डेल्टा V बाई डेल्टा टी V। अब फॉर एनी इंस्टेंट V t टेंडिंग टू 0 पे डेल्टा S बाई डेल्टा टी इक्वल टू R t टेंडिंग टू 0 पे डेल्टा V बाई डेल्टा टी। डेल S बाई डेल टी क्या बन जाएगा, ds बाई dt, डेल V बाई डेल टी क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। ऐसा पहले ds बाई dv बाई dt लिख देते हैं, फिर एक्सेलरेशन। तो ds बाई dt हो गया v और dv बाई dt क्या हो गया a, तो v स्क्वायर इक्वल टू r a, तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आ गया, v स्क्वायर अपॉन r। समझ गए? नहीं समझ में आ गया? ऐसा सिंपल है। चलो क्लियर है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के समय, बड़ा ध्यान दीजिएगा है ना। देखो ऑल्सो v इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स r होता है, तो v की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा r का स्क्वायर अपॉन r, तो एक्सेलरेशन बन गया ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई r, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। और ओमेगा आप तमाम तरीके से निकाल सकते हैं जो पीछे हमने दिया है, 2 पाई बाई टी से निकाल दो, 2 पाई एन से निकाल दो, जैसे भी निकालना, ठीक है। एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला।
बता दे। अब देखो इसी में एक चीज समझना सब लोग, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में कह रहा है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, इसे कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। Acceleration of particle towards the center is centripetal acceleration, also known as radial acceleration. सुनो ना, अब पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, तो ये वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट है इस टाइम पे, तो इधर की तरफ कोई एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऐसे चेंज हुआ है, बेटा थोड़ा फील करना मेरी बात, डायरेक्शन किधर की तरफ चेंज हो रहा है, ऐसे, और हर बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्योंकि इसलिए एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म न होके वेरिएबल सर्कुलर मोशन हो जाए, अगर सर्कुलर मोशन वेरिएबल है का मतलब पार्टिकल डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन भी क्रिएट हो रहा है, यही रेडियल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर भैया। ठीक है, और पार्टिकल की स्पीड भी चेंज हो रही है तभी वेरिएबल मोशन है, इसका मतलब इधर साइड भी एक एक्सेलरेशन होगा जिसे कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर यूसीएम है तो इधर की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन अगर वेरिएबल सर्कुलर मोशन है का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब ये डायरेक्शन चेंज करवाएगा और ये स्पीड चेंज करवाएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम है स्पीड को बढ़ाना या घटाना अगर घट रही है। ठीक है, अब इसका और इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, ये होगा, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। आगे समझ में? रेडियल एक्सेलरेशन क्या करता है इन्होंने, वो बना के बैठ जाते हैं सारा पढ़ाने के बाद, इतना सारा मैंने समझाया तो कोई ये नहीं समझ में आया रेडियल एक्सेलरेशन क्या करता है, क्या करता है। अच्छा टेंजेंशियल क्या करता है, टेंजेंशियल ऐसे लगता है ये करता है, वो ये करता होगा, है ना। क्यों भैया विश्व क्या करता है रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल स्पीड चेंज करता है, और रेडियल, अगर रेडियल का काम है डायरेक्शन चेंज करना, टेंजेंशियल का काम है स्पीड चेंज करना। इतनी सी बात, ईमान तुम मुंह बना के सब बैठ कर जाते हो, हैं सुनते नहीं हो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, आगे बैठ जाएगा उन्हें जब नहीं समझ में आता है तो लिख लो। चलो आगे देखो, यहां तक सब क्लियर है ना, अभी तक तो सब सिंपल ही था, ऐसा कुछ कठिन था ही नहीं। अब मान लीजिए कि भैया एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, A particle completes 4 revolutions per second। एक पार्टिकल 4 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है पर सेकेंड, ये क्या है, हाँ 4 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड का मतलब ये क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4। ठीक है, ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.25 मीटर कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हो जाएगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई n और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर r में रख दीजिएगा, n पता है, ओमेगा पता है, r पता है, सब हो ही जाएगा। सिंपल करने की जरूरत नहीं है, कैसे मैं बता रहा हूँ, करिएगा घर जाके आराम से लगाइएगा, बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है, टाइम है ना, घर पे नहीं है, हटाए। अगला सवाल है, जो लगेगी लिखना हो लिख लेना, जो डायरेक्ट फॉर्मूले में उसमें क्या करोगे, कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। हमें निकालना है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
and average linear velocity of particle of a tip of 10 centimeter long second hand of a watch. 10 centimeter long second hand of watch. ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर लंबी सेकेंड हैंड की एवरेज वेलोसिटी एंगुलर वाली और लीनियर वाली दोनों पता करती है। ठीक है, तो पहले तो हमको ये बताओ, कौन बताएगा? अनंत, सेकेंड हैंड क्या है? वॉच की सेकेंड हैंड क्या होती है? और इसमें भी खेला है, कई बच्चों को आज तक कंफ्यूजन है। हाँ बेटा, सेकेंड हैंड ऑफ वॉच हर एक मिनट में 60 डिग्री कंप्लीट करे वो सेकेंड है। एक मिनट में 360 डिग्री कंप्लीट करे वो क्या है? सेकेंड है। क्यों बोलते? सही है, 60 सेकंड में एक 360 डिग्री कंप्लीट करे, सही क्या नहीं है? कमेंट क्या क्वेश्चन फिर से बोले? अरे घड़ी की सेकंड हैंड क्या है? घड़ी का सेकंड हैंड क्या? यही क्वेश्चन है। अच्छा, जो आंसर तुमने बताया, इन्होंने आंसर बताया कि 60 सेकंड में जो सुई एक चक्कर कंप्लीट करती है वो सेकंड हैंड है। सही कहा इन्होंने? अरे शो भी अच्छा खैर, अलग ने सही कहा है। सेकंड हैंड मतलब वही जो टक 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 टक, हाँ वही घूमती दिखती है। अच्छा ठीक है। अब हमको ये बताओ कि जो सेकंड हैंड होता है वॉच का, वो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 60 सेकंड। तो टाइम पीरियड उसका क्या हो गया? 60 सेकंड। अब ओमेगा का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, 2 पाई बाई t। तो 2 पाई बाई 60 दैट इज पाई बाई 30। यूनिट क्या होती है इसकी? अच्छा, 1 अपॉन टाइम है तो पर सेकंड लिख सकते हो, ठीक है। चाहो तो रेडियन पर सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या निकालना था? वेलोसिटी में निकालनी है v। v का फॉर्मूला ओमेगा इनटू r। तो ओमेगा की जगह देखा पाई बाई 30 और रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। तो पाई बाई 300 मीटर पर सेकंड। इसको रेडियन पर सेकंड कर दो। नहीं समझ में आया? कल सिंपल है, देखना देखो। आगे बढ़ते हैं बेटा, बातें ना करो। अभी तुम लोग को इसका एक एग्जांपल देंगे हम। अभी क्वेश्चन करा दें, देखो जरा, बातें नहीं। ये समझना, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक कार जो है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। 500 मीटर से, ठीक है। इट्स, अब देखो यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे चल रही है, क्या हुआ? इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्टिकल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है। तो वेरिएबल सर्कुलर मोशन है कि यूनिफॉर्म? वेरिएबल सर्कुलर मोशन है और स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है, मतलब ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आया कि नहीं आया समझ में? तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? सवाल समझ लीजिएगा हम क्या कह रहे हैं। एक पार्टिकल 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 500 मीटर के रेडियस पे टर्न लेता है और टर्न लेते समय उसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो बताइए पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा, एक होगा रेडियल एक्सेलरेशन, एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट क्या होगा? एक। तो अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो
टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो दो दिया ही है, रेडियल एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अंडर रूट वेलोसिटी की जगह 30 का स्क्वायर 900 बाई 500 9 बाई 5 का स्क्वायर 10/4। सॉल्व कर लोगे ना इसको, ये आएगा सॉल्व करने पे 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया अभिषेक, आ गया ना? एक इसी पे बिना, इसी पे आप लोग जरा एक न्यूमेरिकल और देख लो। The seconds hand of a clock is 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेटा सेकंड्स हैंड जो है क्लॉक की कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो टेक्निकली वो जिस पाथ को कवर करेगी उसका रेडियस भी तो 2 ही होगा। सेकंड हैंड जिस पाथ को कवर करेगी उसकी लंबाई ही उसका क्या होगा, रेडियस होगा। बात सुन रहे हो? तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ हैंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ टिप ऑफ हैंड at 0.0 second and 15th second। सवाल समझ लीजिएगा। सेकेंड हैंड जब घूम रही है, इसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो 0 सेकेंड पे उसकी स्पीड और 15th सेकेंड पे उसकी स्पीड बताइए। और थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट है चेंज इन स्पीड, नहीं बोला है, चेंज इन वेलोसिटी बताइए। ये वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 15th सेकेंड बताइए। फिर तीसरे पार्ट में कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 30th सेकेंड में बताइए। और फिर चौथे पार्ट में कह रहा है एक्सेलरेशन बताइए। ठीक है, सवाल समझ लीजिएगा आराम से, कुछ नहीं है सवाल में। एक 2 सेंटीमीटर के रेडियस वाली सेकंड्स है, तो भैया सेकंड्स हैंड है, इसका मतलब अनम ने बताया है कि एक चक्कर 60 सेकंड में लगाएगी, है ना? तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 60 सेकंड। सही है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टाइम की जगह क्या लिखोगे, 60, दैट इज पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड की क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। बात समझ में आ गई होगी। अब हमको निकालनी क्या है, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड एंड 15 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा आर। ओमेगा की जगह क्या लिखा, पाई बाई 30, और आर की जगह क्या लिखा, 0.02। ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 पाई बाई 3000, दैट इज पाई बाई 1500 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई। तो बात समझ में आई? ये वेलोसिटी आ गई है कहां पे, 0 पे। तो 15 पे कितनी होगी, 0 सेकंड पे चलो हमने पाई बाई 1500 कह दिया, तो 15 सेकंड में क्या होगी, नहीं नहीं इतनी ही होगी, स्पीड थोड़ी चेंज होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना। अरे भाई ये घड़ी 12 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 0 और ये क्या हो गया 15, ये हो गया 30 सेकेंड। स्पीड तो कितनी रहेगी हमेशा, तो 0 सेकेंड पे भी पाई बाई 1500 मीटर पर सेकेंड, और 15th सेकेंड पे भी पाई बाई 1500 मीटर पर सेकेंड, 30th सेकेंड पे भी पाई बाई 1500 मीटर पर सेकेंड, और हर टाइम पे इतनी रहेगी। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आ गया समझ में। फिर कह रहा है प्रियांशु, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 15 सेकेंड। 0 से लेके 15 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज क्या रहा है, गलत, डायरेक्शन। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फिर बोल रहा हूँ
गलत मत कर दिया करो। देखो इधर जगह नहीं मेरे पास, इधर बता रहे हैं। देखो सेकंड पार्ट बता रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी पता करनी है ना, 0 सेकंड से कहां पे 15 पे। तो आप ये सोचो बेटा, देखिएगा इधर 0 सेकंड वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है, 15वें सेकंड पे वेलोसिटी वेक्टर, रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, यही तो आएगी। तो रिजल्टेंट डेल्टा वी या चेंज इन वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? कैसे ये बनाया, कैसे गलत बना दिया इस टाइप में। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, इस पॉइंट पे किधर की तरफ होगी, इस पॉइंट पे किधर की तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है ना 0 और 15 सेकंड का। तो ये वाली वेलोसिटी v1 इधर की तरफ है और ये वेलोसिटी किधर की तरफ है, इधर की तरफ है v2। सही है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे लिखो, चाहे आप लोग ऐसे लिखो, कैसे चाहते हो बताना, चाहे जैसे बनाओ, दोनों ही केसेस में आपको करना क्या है, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस, तो v1 की जगह भी पाई बाई 1500 लिखना, v2 की जगह भी पाई बाई 1500 लिखना और रिजल्टेंट निकाल देना। नहीं समझ में आया? समझ गए ईमान? पक्का? थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 30th सेकंड। 0 सेकंड पे वेलोसिटी किधर की तरफ है, उधर की तरफ है। 30th सेकंड पे वेलोसिटी किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। सही है ना? हाँ, तो v1 वेलोसिटी को तो हम पाई बाई 1500 कहेंगे और v3 वेलोसिटी को माइनस पाई बाई 1500 कहेंगे, क्योंकि इधर प्लस इधर क्या होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए v1 माइनस v3 करना, तो पाई बाई 1500 माइनस माइनस पाई बाई 1500 टेक्निकली क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी ना, 2 पाई बाई 1500 पाई बाई 750। सही नहीं पल्ले पड़ा? तो ये हो गया आपका v1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाई r लगा देना। हाँ बेटा, अच्छा ये हो गया। चलो अगला टॉपिक डालो। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और ध्यान दो सभी लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स जब एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन। वही रेडियल एक्सेलरेशन उस m मास के पार्टिकल पे क्या क्रिएट करता है, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, जिससे वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं समझ पाए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से ही सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होता है। समझ गए ना मेरी बात? चेंज इन, पहले डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन के चेंज होने से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट होती है। चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, यहाँ चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स क्रिएट होता है, और इसी फोर्स की वजह से पार्टिकल गोल गोल घूमता है। समझिए मेरी बात? तो डेफिनेशन लिखवाएं कि ना लिखवाएं? अ फोर्स व्हिच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना? फॉर्मूला लिख लीजिए ऐसे कुछ। एक और फॉर्मूला भी होगा ना, F इज इक्वल टू ma, मास और एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हो।
ठीक है। समझ गए लोग? तो मेरी बात को थोड़ा सा, भाई जिम्मेदारी तुम्हारे लिए है, तुम्हारे घर की तरफ मेहनत करिए, अच्छी नौकरी पाई, जिसका दिमाग तेज है उसे इसका यूज करके तो अच्छा कर लेना चाहिए। चलो अच्छा, सेंट्रिपिटल फोर्स कोई बहुत नया, देखो आप लोग के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है। सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ डेरिवेटिव फोर्स। लिख लो ये चीज नोट करके चाहो तो, सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ काइंड ऑफ डेरिवेटिव फोर्स। मतलब कहने का क्या है कि मान लो कि भैया इधर देखना सभी लोग, रौनक ध्यान दो कि सन के चारों ओर अर्थ जब चक्कर लगाता है, सही है, तो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm छोटा m अपॉन r स्क्वायर, और यही फोर्स क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंट्रिपिटल फोर्स बनता है, एक तरीके से ये कह लो, ठीक है। क्या सेंट्रिपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। फिर दूसरा, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कूलम्बियन फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जो सेंट्रिपिटल फोर्स बनता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, ये 12th में है, ठीक है। और डायमेंशन में हम लोगों ने शायद इसका वो निकाला भी था, डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। फिर अपना सड़क पे चलते समय गाड़ी घुमा देते हैं लोग सब से ऐसे ना। तो सड़क में चलते समय मान लीजिए कि भैया छोड़ो यार, गाड़ी है, गाड़ी घूमी, तो गाड़ी जो घूमी वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन मिला, तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन। अब भैया फ्रिक्शनल फोर्स को आप जानते हो, μs × r, या जैसा भी फोर्स r पे डिपेंड करेगा, है ना। तो सेंट्रिपिटल फोर्स एक डेरिवेटिव फोर्स ही है जो किसी दूसरे फोर्स की मदद से बनता है, या दूसरा फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है, आप ऐसा समझ, ठीक है ना। देखना है ये सब चीजें। जैसी मर्जी है, मतलब ये बहुत काम की चीज है भी, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये मतलब ये एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आ गया समझ में? अब जैसे मान लीजिए, अरे मतलब बहुत सीधा सा एग्जांपल है, साइकिल सभी लोग चलाते हो, जब साइकिल चलाते हो और टर्न लेने वाले होते हो, तो अभिषुद्ध साइकिल चलाते समय, टर्न लेते समय आप लोग हैंडल ऐसे तो मोड़ नहीं देते हो, आप लोग हल्का सा बॉडी को क्या करते हो? बेंड करते हो, हल्का सा टायर को ऐसे वो हैंडल को हल्का सा मोड़ते हो, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या मिल जाता है? सेंट्रिपिटल फोर्स मिल जाता है। अब मान लो कि चलाते जा रहे हो और आपने हैंडल ऐसे कर दिया अचानक से, पहले तो मन ही नहीं मानेगा कि ऐसा करना है, डर लगेगा, है ना। लेकिन मान लो अगर आप लोग ऐसा करते हो, क्या होगा? काम से गिर जाओगे, क्यों? हाँ, इतने बड़े बड़े ये देख रहे हो ऐसा, कोई बात नहीं। अब तुम सीधा स्कूटी चलाओ, साइकिल लेके छोड़ो, स्कूटी से गिरे सीधा ये हेलीकॉप्टर से आएगा, हो गया ना। अच्छा एक चीज और बेटा, एक चीज और, लंगड़ घुमाए हो कभी? लंगड़
लंगर नहीं घुमाई, अरे रस्सी घुमाई है कभी? रस्सी नहीं घुमाई कभी वो? अरे हाँ छोटी घुमाई, हाँ छोटी घुमाई है ऐसे हो गया। अरे किसी और भी अच्छा ठीक है मजाक नहीं। यस एकदम सही। तो हम बेटा मजाक नहीं, हम क्या कह रहे थे कि जब कोई रस्सी घुमाई जाती है तो रस्सी और यहाँ बांधा हुआ पत्थर टेंशनल फोर्स क्रिएट करेगा, वो टेंशनल फोर्स क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे समझ में? सिंपल चीज, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगला टॉपिक देख डालो, देखो बेटा, some examples of centripetal force in daily life. Some examples of centripetal force in daily life. बातें नहीं। पहला एग्जांपल लिखो, अ बाइसिकल राइडर, बेटा a bicycle rider leans inward, a bicycle rider leans inward while taking a turn on the road, है ना? A bicycle rider leans inward while taking a turn on the road। ठीक है?